हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज से एक बार फिर आपके लिए 5 नए प्रश्नों का हल लेकर आए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, 1 नंबर में लिखा हुआ है युगपद समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 है तो निकाय है। ये सभी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं आपके फाइनल परीक्षाओं में। उसी प्रश्नों का हल करके हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसका पहला विकल्प दे रखा है असंगत, दूसरा अद्वितीय हल, तीसरा अनेक हल और चौथा कोई नहीं। सबसे पहले इसके संबंध में बगल में देखिए एक चार्ट यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। आखिर ये है क्या? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये A1/A2 और B1/B2 है क्या? तो जो यहाँ पर आप समीकरण देख रहे हैं इसमें से x का जो गुणांक देख रहे हैं यह A1 है, y का गुणांक B1 है और अचर पद C1 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक A2 है और y का गुणांक B2 है और अचर पद जो है आपका C2 हो जाएगा। यही चीज है, यहां से मिला लीजिएगा कि A1/A2 और B1/B2 का मान आखिर क्या होगा। अगर मान लीजिए आपका समीकरण, अगर ये समीकरण इस रूप में आता है उस दशा में रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, हल अद्वितीय होगा और वह संगत होगा। अगर इस रूप में आता है समीकरण तो उस दशा में रेखाएं संपाती होगी, अनेक हल होगा और संगत होगा। अगर समीकरण इस रूप में आता है उस दशा में रेखाएं समांतर होंगी, इसका कोई हल नहीं होगा और यह असंगत होगा। इस तरीके से इसमें से सबको छांट लेना है, देख लेना है और चेक कर लेना है। आइए जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखते हैं आखिर क्या बोला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं A1/A2। अब मान रखिए A1 का मान यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखते हैं और A2 का मान यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 लिख लेते हैं, कटा लेंगे आपका। तो ये होगा 1/2। अब निकालते हैं B1/B2 बराबर, B1 का मान 3 लिखा है और B2 का मान यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो 6 लिख लेंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6, 1/2। अब फिर आप देख लीजिए, निकाल लीजिए C1/C2 बराबर, C1 का मान देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो लिखिएगा 5 और C2 का मान 9 लिखा है तो लिखेंगे 9। अब रही बात की जो पहला ये 2 भाग देख रहे हैं इसका आंसर बराबर है और तीसरा अलग है, यानी कि पहला 2 भाग बराबर है और तीसरा अलग है, यानी कि इस रूप में ये आया हुआ है। जो तीसरा भाग देख रहे हैं इसके जैसा यह मान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं कि जब तीसरे के जैसा मान प्राप्त हुआ है तो इसी में से कोई ना कोई एक विकल्प जो है आपको उसमें मैच करेगा। विकल्प था आपका असंगत। देखिए असंगत और असंगत, यहाँ लिखा हुआ है असंगत और यहाँ पर लिखा हुआ है असंगत, देख रहे हैं। इसका मतलब कि पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। अब बाकियों को भी चेक करके देख लेते हैं आखिर है कि नहीं है। दूसरा है अद्वितीय हल, यह जो है पहले लाइन में है और शर्त ये तीसरा वाला है, अतः यह उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें आते हैं अनेक हल। तो देखिए यहाँ पर अनेक हल लिखा हुआ है, अनेक हल दूसरे से प्राप्त होगा लेकिन इससे जो है तीसरा भाग प्राप्त हुआ है, अतः ये भी गलत हो जाएगा और चौथा विकल्प कोई नहीं, ये तो गलत होगा ही होगा। तो इस तरीके से ऐसे चीजों का उत्तर ढूंढ लेना है। अगर रैखिक समीकरण युग्म इस दूसरे के जैसा होगा तो उसमें ये सारा शर्त लागू होगा। अगर कोई दूसरा रैखिक समीकरण युग्म इस रूप का होगा तो ये सारा शर्त लागू होगा। फिलहाल में जो क्वेश्चन दे रखा था वह क्वेश्चन इसके जैसा था, इस रूप का था, इसलिए इस लाइन में जो लिखा हुआ था यही विकल्प जो है इसका सही हो गया। आप इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। अगला नंबर क्वेश्चन है बिंदु 8, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसके बारे में पहले भी आपको बता रखे हैं, चलिए आप लिख के चेक कर लेते हैं। 8 और -6
जो ये 8 देख रहे हैं, यहाँ पर दो तरीके का आपको मान प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर जो आप संख्या देख रहे हैं यह या तो +x हो सकता है या -x हो सकता है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर +y हो सकता है या -y हो सकता है। अब यहाँ पर जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा, अभी मैंने कहा कि या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर यह संख्या प्लस होगा तो इसको मूल बिंदु से आगे गिनना है, अगर यह संख्या माइनस होगा तो इसको मूल बिंदु से पीछे गिनना है। इसको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर जो संख्या लिखा हुआ है, अगर प्लस में लिखा होगा तो मूल बिंदु से ऊपर गिनना है, अगर यह संख्या माइनस में लिखा होगा तो मूल बिंदु से नीचे गिनना है। इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर जो ये बिंदु दे रखा है या किस चतुर्थांश में है। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये जो है पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा चतुर्थांश है। अब आखिर देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर +8 लिखा हुआ है, ठीक है। संख्या पे विशेष ध्यान नहीं देना है, इसके चिन्ह पे विशेष ध्यान देना है। यानी कि 8 जो है प्लस में दिया है और मैंने आपको बताया कि प्लस होगा तो मूल बिंदु से आगे जाना है। मान लीजिए कहीं पे इधर आ गया, ठीक है। और दूसरा जो -6 देख रहे हैं, तो मैंने कहा संख्या से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर -6 दिया हुआ है, यानी कि संख्या को आपको नहीं देखना है, चिन्ह देख लेना है। तो चिन्ह दिया है माइनस। मैंने कहा कि यहाँ पर जो संख्या दिया है या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। प्लस होगा तो ऊपर जाना है, माइनस होगा तो नीचे जाना है। फिलहाल में माइनस दे रखा है, तो इस माइनस को आपको यहाँ से नहीं गिनना है, बल्कि ये बिंदु जहाँ पर गया है, ये बिंदु जहाँ पर गया रहेगा वहीं से अब आपको नीचे गिनना। मान लीजिए यहाँ पर आ गया, अब आपको देखना है ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चतुर्थांश है। तो यह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में आया हुआ है, तो चौथे चतुर्थांश में आया हुआ है। यह विकल्प में दिया होगा चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम गलत हो जाएगा, द्वितीय गलत हो जाएगा, तृतीय गलत हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी बिंदु दिया रहेगा, आसानी से आप जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर यह किस चतुर्थांश में जाने वाला है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसका विकल्प दिया है पाई, 3√5, 1/√2 और 0। आपको बता दें कि अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम आपको बता चुके हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होता है, और प्रश्न पूछा है परिमेय संख्या, तो यह गलत हो जाएगा। दूसरा में आप देख रहे हैं कि 3√5 दिया है। हम इसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं कि रूट के अंदर का जो संख्या होगा, अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगा उस दशा में यह परिमेय संख्या होगा, अन्यथा यह अपरिमेय संख्या होगा। तो ये जो है 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा, अतः यह उत्तर नहीं होगा। सी नंबर में जो √2 देख रहे हैं, 2 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। 0 परिमेय संख्या है, आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए तीसरे का डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा नंबर दिया है आंकड़े 2, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 5 का बहुलक क्या होगा। विकल्प देखिए 2, 6, 5, 4। सबसे पहले इसका नियम आपको बताते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे पाते हैं, और देखकर भी इसका उत्तर कैसे जान जाएंगे कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जो विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है, इस सारे विकल्प की संख्या जो है इस प्रश्न में देख लीजिए कितना है। जैसे यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर 2 लिख लीजिए। अब देखिए 2 की संख्या कितनी है, यानी कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार यहाँ लिखा है, एक बार यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि 2 बार लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 लिख लीजिए। और देखिए 6 कितनी बार लिखा हुआ है, 1, 2, 6 2 बार लिखा है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ 5 देख रहे हैं तो यहाँ 5 लिखते हैं। और देखिए सवाल में 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 1, 2 और 3 बार लिखा है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं तो 4 को आप यहाँ पर उतार लीजिए। और देखिए कि यह 4 जो है सवाल में कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब आपको इस वाले संख्या को देखना है, इस वाले को नहीं देखना। ये जो लाइन देख रहे हैं इसको नहीं देखना, अब आपको इसको देखना है। अब क्या देखना है कि इसमें क्या कोई ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा है। तो आप पाएंगे कि ये जो 3 है ये सबसे बड़ी संख्या है।
अब इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इस 3 के सामने जो आप संख्या देख रहे हैं यही जो है विकल्प में होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ये सही उत्तर होगा। अब सवाल ये है कि आखिर 5 जो है क्यों सही हुआ, क्योंकि यह 5 जो है सबसे ज्यादा बार इस आंकड़े में आया हुआ है, इसलिए यह सही उत्तर हुआ। यानी कि जब बहुलक पूछे उस दशा में जो आंकड़ा दिया रहेगा उसमें देख लेना है कि कौन सा संख्या या कौन सा अंक ऐसा है जो ज्यादा बार लिखा हुआ है। जो संख्या ज्यादा बार लिखा होगा वहीं उसका सटीक बहुलक हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से आंसर को ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला है। 5वां नंबर बोला है, किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। विकल्प है प्रथम पद, पदों की संख्या, अंतिम पद और सार्वअंतर। अब देखिए ये जो चारों विकल्प दे रखा है इस एपी में किसको बोलते हैं। यहाँ पर दिया है प्रथम पद, तो प्रथम पद ये वाला एपी के फर्स्ट में लिखा रहता है। दूसरा नंबर लिखा है पदों की संख्या, यानी कि इसमें कितना पद लिखा हुआ है वही जो है क्या होता है, पदों की संख्या होता है, जिसको n से डिनोट करते हैं और प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, यानी कि n क्या है, पदों की संख्या। ठीक है। अब देखिए तीसरा अंतिम पद, तो अंतिम पद मतलब अंत में जो लास्ट में लिखा है ये क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। इस अंतिम पद को an से भी सूचित करते हैं, l से भी सूचित करते हैं और tn से भी सूचित करते हैं। आप जो है किसी एक के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन अंतिम पद जो इस तीनों को कहा जाता है। अब चौथा नंबर है सार्वअंतर, तो सार्वअंतर का मतलब होता है कि इसमें से किसी भी 2 लगातार पदों को घटा दीजिए, किसी भी 2 लगातार पदों को घटा दीजिए, आपको बराबर संख्या प्राप्त होगा। देखिए 7 में से 5 घटाइएगा 2 होगा, 9 में से 7 घटाइएगा 2 होगा, 11 में से 9 घटाइएगा 2 होगा, 13 में से 11 घटाइएगा 2 होगा। यानी कि जो आप ये अंतर देख रहे हैं इसी को क्या कहा जाता है, सार्वअंतर कहा जाता है। और पूछा क्या है कि किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। यही अंतर प्राप्त हुआ है या इसी अंतर को क्या बोलते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। अतः ये तीसरा, दूसरा और पहला विकल्प जो है गलत हो जाएगा। तो ये था आज के 5 प्रश्नों का हल। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 5 नए प्रश्न और उसके हल के साथ। आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा, इससे अच्छा भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। लगातार पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, बहुत फायदे होने वाले हैं।